हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ्स विद जीएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो कैसे हैं मेरे साथियों? सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी तैयारी को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा पावर सर्च एंड इंडिसेज चल रहा था, जिसकी अपन 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो सेशन हमारा तीसरी क्लास का रहेगा और इस तीसरी क्लास में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। इससे पहले अपन ने जो सर्च एंड इंडिसेज थी, सर्च थी दोस्तों, उसकी अपन ने क्या करी थी, यहाँ पर इंडिसेज की बात की थी दोस्तों। और मैंने आपको सर्च के बारे में बताया था कि सर्च कितनी प्रकार से होती हैं, किस प्रकार से नहीं होती हैं, किस प्रकार से नहीं होती हैं। अपन यहाँ पर इसके इंडिसेज के यहाँ पर अपन घातांक के अपन यहाँ पर 8 से 9 पॉइंट पढ़े थे दोस्तों। और उन 8 से 9 पॉइंटों के ऊपर अपन एक एक करके काफ़ी सारे उदाहरण भी किए थे और मैंने पिछले एग्जामों के क्वेश्चनों की सहायता से मैंने आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की थी। तो मेरे लाडलो, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। माँ बाप को कोई सपना दिखाया है, उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखना चाहते हो तो दोस्तों कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही बेटर रहेगा। अगर नोट्स नहीं भी बना रहे हो तो कॉपी पेन लेके बैठने से आपको फ़ायदा ये रहेगा दोस्तों, ताकि आप जैसे मैं कोई क्वेश्चन देता हूं तो उस क्वेश्चन को पहले खुद से करने की कोशिश किया करो। अगर वो हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप समझने की कोशिश किया करो। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को अपन शुरू करने वाले हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको सर्च एंड इंडिसेज के मैं आपको 2 पार्ट कंप्लीट करवा चुका हूँ। उन 2 पार्टों को कंप्लीट आप देखने के बाद तीसरी क्लास में बैठिएगा दोस्तों, जिससे कि सारी चीज़ें अपने को अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। चलिए साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ सर्च। कंपैरिजन ऑफ सर्च का मतलब हो गया यहाँ पर करनी की तुलना पढ़ने वाले हैं दोस्तों। क्या पढ़ने वाले हैं अपन आज? करनी की तुलना। एडिना पे आप लिख सकते हो कंपैरिजन ऑफ सर्च, करनी की तुलना। अब ये क्या होता है? करनी का मतलब तो आप समझ ही गए, करनी की, और तुलना का मतलब क्या होता है? इस तुलना का मतलब आप समझते हो दोस्तों कि तुलना किसको कहते हैं, कंपैरिजन किस चीज़ में करते हैं। कंपैरिजन का मतलब होता है कि किसी भी 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के बीच तुलना करना, कि वो कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा लंबा है, कौन सा बौना है। इन चीज़ों को अपन क्या कहते हैं, कौन सा सुंदर है, कौन सा बेकार है। तो ये चीज़ें जो होती है तुलना हमारे हमेशा ध्यान रखना, तुलना करने के लिए आपको कम से कम 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, या 2 व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, या 2 संख्याओं की ज़रूरत होती है। एक चीज़ में आप तुलना नहीं कर सकते। एक चीज़ अगर आपके पास है तो वो वही रहेगी, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो तो भी वही है, बड़ी है तो भी वही है, सुंदर तो भी वही है, खराब है तो भी वही है, अच्छी है तो भी वही है। बात समझ में आ रही है? बुरी है तो भी वही है। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आपको तुलना करनी होगी तो कम से कम हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि जो कंपैरिजन करते हैं अपन वो कम से कम 2 वस्तुओं से करते हैं। तो या 2 या 2 से अधिक कोई भी संख्याएं होती हैं, उनके बीच में कौन सा बड़ा या कौन सा छोटा होता है, इस प्रकार की चीज़ों को अपन क्या कहते हैं, तुलना कहते हैं। और करने का मतलब मैंने बता दिया था आपको कि नॉन परफेक्ट जो नंबर होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा करनी में आता है। किस में आता है दोस्तों? करने में आता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक रूल पढ़ाता जाऊंगा, एक नियम पढ़ाता जाऊंगा और उस नियम से आधारित अपन क्वेश्चन करते जाएंगे। इसमें भी अपन काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आज के सेशन में अपन 2-3 पॉइंट क्लियर करने वाले हैं और अगली क्लास में भी अपन 2-3 पॉइंट क्लियर करने वाले हैं। तो जो कंपेरिजन ऑफ सर्च होगा हमारा दोस्तों, ये 2 क्लासों में कंप्लीट होगा, एक क्लास में पूरा नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए साथियों, तो कंपेरिजन का मतलब समझना यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला यहाँ पर कि मेरे पास यहाँ पर है 5 और मैंने लिखा यहाँ पर आपके पास ये है 7। ध्यान से समझना चीज़ों को, मेरे पास 5 और मेरे पास क्या है, 7 है। अब मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर कि बताओ 5 और 7 में बड़ा कौन सा है, 5 और 7 में बड़ा कौन सा है? तो आप क्या कहोगे कि सीधी सी बात है सर। देखिए, आपको ये लगेगा कि सर ये क्या मजाक कर रहे हो आप, ये छोटी छोटी चीज़ें ये तो हमें आती हैं, ये कौन से एग्जाम में आती है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, अगर आपको कंपेरिजन ऑफ सर्च के बढ़िया क्वेश्चनों तक पहुँचना है तो ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें आपने नहीं की तो समझ लेना कि आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मेरा हमेशा यही रूल होता है कि जब भी मैं कोई एक्सरसाइज शुरू करता हूं या उसमें भी कोई पॉइंट शुरू करता हूं तो पहले मैं उसका बेसिक बताता हूं, ताकि आगे आने वाले उसके अच्छे लेवल के जब क्वेश्चन करें अपन दोस्तों तो हमें कोई भी समस्या नहीं आए। तो आप कहोगे कि सर 5 और 7 में तो बड़ा है हमारे पास कौन सा, 7 बड़ा है। कौन सा बड़ा है? 7 बड़ा है। ध्यान रखना, एक तो ये चिन्ह होता है और एक ये चिन्ह होता है। इनका मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है वो तो होती है बड़ी, जिसकी तरफ बंद है वो क्या होती है, छोटी। ये भी इसका मतलब है जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है वो तो होती है क्या, बड़ी, और जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो क्या होती है, छोटी। अब देखो यहाँ 5 से बड़ा कौन है, 7 है। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा इसको 7 और 5, तो अब मैं कौन सा चिन्ह लगा दूंगा, ये वाला चिन्ह लगा दूंगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये वाला चिन्ह लगा दिया। तो इससे आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, ये क्या है क्या नहीं है इस बात को आपको टेंशन में नहीं आना है। लेकिन अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि बताओ मेरे मित्रों कि -5 बड़ा है या -7 बड़ा है, ध्यान से समझना चीज़ों को। मैं आपसे कहूं कि -5 बड़ा है या -7 बड़ा है, अब आप कहोगे कि सर अब देखना दोस्तों,
एक चीज़ का ध्यान रखना मेरे लाडलो यहाँ पर कि जब भी प्लस में कोई संख्या जितनी बड़ी होगी वह उतनी ही बड़ी होती है। प्लस में जो संख्या जितनी अधिक होती है वह उतनी ही बड़ी होती है, और माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होती है वह उतनी ही क्या होती है, छोटी होती है। यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक नंबर लाइन है, यहाँ पर कोई जीरो है, इधर चलता हूँ 1 2 3 4, ये इधर डैश 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 प्लस में चलता है, इधर आता है माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ये कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। तो जीरो के जो जितने पास होता है प्लस ऋणात्मक संख्या जीरो के जितनी पास होगी उतनी ही बड़ी होगी, और धनात्मक संख्या जीरो के जितनी दूर होगी वह उतनी ही बड़ी होगी। यानी कि ऋणात्मक में उल्टा सिस्टम होता है कि ऋणात्मक में जो संख्या आपको बड़ी दिखाई दे रही है वो तो छोटी होती है, और जो छोटी दिखाई होती है वो बड़ी होती है। तो -5 और -7 में हमारा बड़ा कौन सा हो गया दोस्तों, माइनस का क्या हो गया, 5 बड़ा हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिएगा कि मैंने आपको लिखा यहाँ पर है कि बताइए मेरे प्यारे लाडलों कि यहाँ आपके सामने मैंने लिखा कि 8 बड़ा है या 11 बड़ा है। 8 बड़ा है या 11 बड़ा है, देखिए चीज़ों को समझना। यहाँ पर 8 बड़ा है या 11 बड़ा है, आप कहोगे कि सर कौन सा बड़ा है, 11 बड़ा है। कौन सा बड़ा है, 11 बड़ा है। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को ये लिख दूं कि बताओ मेरे मित्रों कि 1/8 बड़ा है या 1/11 बड़ा है, आपको मैं पूछना चाहता हूं कि 1/8 बड़ा है या 1/11 बड़ा है। तो अब आप क्या कहोगे, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ तो 8 में और 11 में 11 बड़ा था, तो अब यहाँ पर मैंने इनको उल्टा कर दिया। अगर जैसे ही इनको अगर मैं उल्टा करूँगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आप गड़बड़ मत कर देना मेरे दोस्तों। 8 और 11 में से अगर बड़ा पूछे तो 11 बड़ा होगा, लेकिन अगर इनको उल्टा करके पूछे यानी 1/8 और 1/11 पूछे तो फिर ये साइन भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये वाली संख्या यानी अब 1/8 क्या होगा, बड़ा होगा। इस बात का ध्यान रखना है। यानी कि मैं सीधा सा ये समझाना चाहूँ आप लोगों को कि अगर भिन्न में जो छोटी भिन्न दिखाई दे रही है वो बड़ी होती है, और जो बड़ी दिखाई देती है वो छोटी होती है। यानी कि मैं कहूँ कि अगर हर में जो संख्या छोटी है वो तो बड़ी होती है, और जो बड़ी है वो क्या होती है, छोटी होती है। अगर आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो रहा है, आप मुझे एक बात बताना। जैसे मैंने लिखा आपके सामने यहाँ पर 1/2 और बताना 1/4। मैं पूछूं कि आपसे बताओ मेरे लाडलो कि इनमें से बड़ा कौन सा है, आप कहोगे कि सर इनमें से बड़ा है 1/2। आपने अभी अभी बताया था कि हर में जो संख्या छोटी होती है वो तो बड़ी होती है, और जो बड़ी होती है वो छोटी होती है। कैसे होगी, 2 का भाग 1 में दोगे, आधा का मतलब हो गया 0.5, आधे का मतलब क्या हो गया 0.5, और चौथाई का मतलब क्या हो गया 0.25, 0.25। यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक कर लो। पॉइंट से पॉइंट हटाओगे तो बताना 50 बड़ा है या 25 बड़ा है। बात समझ में आएगी नहीं, 50 बड़ा है या 25 बड़ा है। आप कहोगे सर क्या बड़ा है, 50 बड़ा है। तो क्लियर है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर केवल हमें संख्याएं देकर के पूछ रहा है तो हम क्या करने वाले हैं, केवल संख्याएं देकर के पूछ रहा है तो हमें सीधा पता लग ही जाएगा। धनात्मक संख्याएं तो जो बड़ी है वो बड़ी, जो छोटी है जो छोटी। लेकिन ऋणात्मक संख्याएं दी गई हैं तो जो बड़ी दिखाई दे रही है वो तो छोटी होती है, और जो छोटी दिखाई हो रही है वो बड़ी होती है। अगर भिन्न में आ जाता है हमारे पास, कंपैरिजन भिन्न में पूछ लिया जाता है, आरोही और अवरोही होता है दोस्तों। एक होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि एक आरोही होता है, क्या होता है लाडलो, आरोही। ऐसा सवाल पूछा जाता है कि हमें कोई भी भिन्न दे देगा और हमसे पूछ लेगा इसको आरोही क्रम में लिखो या किस में लिखो, अवरोही क्रम में। इनका तो मतलब आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। आरोही का मतलब होता है चढ़ना, आरोही का मतलब क्या होता है, चढ़ना। चढ़ने से मतलब है मेरे लाडलों पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। अवरोही का मतलब होता है उतरना। उतरने का मतलब है कि पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस प्रकार से चलती जाएंगी। और चढ़ने का मतलब है कि पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, इस प्रकार से। ये होता है आरोही क्रम, और क्या होता है अवरोही क्रम। तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ मेरे लाडलों कि यहाँ पर आपको केवल संख्याएं दी हैं तो सीधा पता लग जाएगा। अगर धनात्मक में जो बड़ी है वो बड़ी, जो छोटी है जो छोटी। ऋणात्मक में जो बड़ी है वो तो छोटी, जो छोटी है वो बड़ी। लेकिन भिन्न में आ जाए तो जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। लेकिन अगर मान लो मैं इसी चीज़ को आपके सामने रख दूँ ऋणात्मक में, इसी चीज़ को अगर मान लो मैं किस में रख दूँ, ऋणात्मक में। जैसे मान लो ये मेरे पास है -5
और माइनस का 7 था दोस्तों, तो मैं इसको बोलता हूँ माइनस में 1/5 और माइनस में 1/7। अब बताओ बड़ा कौन सा है? अब मुझे बताना दोस्तों, अब बड़ा कौन सा है? आप कहोगे कि सर अभी तो आपने समझाया कि अगर मान लो यहाँ पर ये चीज़ें उल्टा हो रही हैं तो इसका साइन भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि पहले माइनस का 5 बड़ा था, लेकिन अब माइनस का 1/7 क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि नीचे छोटी संख्या आ गई। एक तो नीचे आप छोटी संख्या का भाग दोगे तो ज़्यादा आंसर मिलेगा, और एक बड़ी संख्या का भाग दोगे तो छोटा आंसर यानी कम आंसर मिलेगा। तो इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर मुझे समझ में मैं आपको ये समझा चुका हूँ दोस्तों। ये उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं धीरे धीरे आपको एक एक दो रूल से, इनके कनेक्टिविटी से कनेक्ट करता जाऊँगा। एक एक छोटे छोटे इसके रूल्स होते हैं, उनको अपन फॉलो करते हुए चलेंगे, और मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आरोही मतलब क्या हो गया, चढ़ना, यानी कि छोटा फिर बड़ा फिर उल्टा और सबसे बड़ा। अवरोही का मतलब होता है उतरना। उतरने का मतलब पहले बड़ी फिर छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर सबसे छोटी। क्लियर है? सॉरी। अब बताना दोस्तों यहाँ पर इतना बात समझ में आई कि नहीं आई पहली स्लाइड से? अगले मैं बात करना चाहूँ आपके सामने। अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई संख्या इस प्रकार से है, मैंने बोला आपके सामने कि मेरे पास ये है 18 की पावर 3। ये क्या है, 18 की पावर 3। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो ना, मैंने आपको पावर्स में समझाया था, पावर्स में घात में समझाया था, पावर में कि जिसके ऊपर जितनी घात होती है। अच्छा, ये 18 क्या है, इसका आधार है, ये 3 क्या है, इसका घात है। ये बात तो आपको समझ में आ रही है? तो क्या इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 18 गुणा 18। अच्छा, मैं लिख क्यों रहा हूँ, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ। ये चीज़ें समझाऊंगा आगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आपको आराम से चीज़ें समझ में आ जाएगी। अच्छा, मुझे एक बात बताना, क्या इसमें 18 को, क्या मैं इस 18 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 6 गुणा 3? बोलो, लिख सकता हूँ क्या? और इसकी होल पावर 3 कर दे, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या इस चीज़ का? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? 6 गुणा 3 लिख सकते हैं ना, 6 गुणा 3 6 18, इसकी होल पावर 3 हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि मैं इसको इस रूप में भी लिख सकता हूँ कि 6 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 3। ये रूल मैं आपको समझा चुका हूँ वहाँ पर, जब मैंने आपको इंडिसेज पढ़ाया था। इंडिसेज यानी घातांक जब पढ़ाया था मेरे दोस्तों, तब मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास कोष्टक के ऊपर घात है, यानी कि ब्रैकेट के ऊपर अगर कोई पावर लगी हुई है, तो अंदर के सभी पदों पर लग जाती है। तो अंदर 6 पर भी एक घात लगेगी और 3 पर भी एक घात लगेगी। तो 6 की पावर 3 और गुणा में 3 की पावर 3, यानी कि इस 18 को मैं इस रूप में भी लिख सकता हूँ जरूरत पड़ने पर। बात समझ में आई है? क्या करने पर? जरूरत पड़ने पर मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। चलिए, अच्छा, आप कहोगे कि सर इसको 9 गुणा 2 भी तो लिख सकते हो। मैं कहूँगा कि बिल्कुल एकदम सही दिमाग लगाया है मेरे लाडलों ने कि आप इसको 9 गुणा 2 भी लिख सकते हो। अगर अब आप इसको 9 गुणा 2 लिखोगे तो मैं इसको खोल लूँगा तो ये बनेगा 9 की पावर 3 और गुणा में ये बनेगा मेरा 2 की पावर 3। अब मुझे बताना, बात वही पड़ रही है, 9 दूनी 18 की पावर 3, यहाँ पर भी 9 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 3। अब मुझे बताना दोस्तों, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग मैं इसके साथ छेड़खानी करूँगा। अगर मान लो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको इस रूप में लिखूंगा, अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे इस रूप में लिखना पड़ेगा। बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जब भी मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको उसी चीज़ में या उसी रूप में बदलने की कोशिश करूँगा। चलिए, और बातें समझते हैं और पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिएगा कि मेरे पास कोई एक की पावर b है, ध्यान से समझना। अगर मान लो मेरे पास a की पावर b है और c की पावर d है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, इस पॉइंट को, कि अगर मान लो मेरे पास a की पावर b है और c की पावर d है, और यहाँ पर आपके सामने ये बोल दिया जाए, कि जो d है ना वो बड़ा है किससे? b से। ध्यान से समझना इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो a की पावर b है और c की पावर d है, और आपको कह दे कि जो d है वो बड़ा है किससे? b से, यानी कि इसका मतलब ये d और b क्या है? इसकी घात है। a की पावर b और c की पावर d में अगर d बड़ा हो जाए b से, तो बताना कौन सी संख्या बड़ी होगी? तो ध्यान रखना, जिसकी घात ज़्यादा होगी, जिसकी घात अधिक होगी, वही बड़ी संख्या होगी। तो d बड़ा है यानी कि घात d, यानी कि c की घात d बड़ा है, तो d बड़ा है तो इसका मतलब ये c की पावर d क्या होगा? बड़ा होगा। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दोबारा से इस बात को समझने की कोशिश करना मित्रों। मैं ये कह रहा हूँ कि a की पावर b और c की पावर d मेरे पास कोई संख्याएं हैं, इनमें से मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो d है वो b से क्या है? बड़ा है। अगर ये d जो b से बड़ा है दोस्तों, तो मैं आपसे कहूँगा कि जिसकी घात ज़्यादा होगी वही संख्या हमारी क्या होगी? बड़ी होगी।
जैसे मैंने लिखा आपके सामने यहाँ 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 और मैं बोलूँ कि 5 की पावर 7। 3 की पावर 4 और 5 की पावर 7 में आपसे पूछोगे बड़ा कौन सा है, तो आप कहोगे कि सर जिसकी पावर अधिक होगी वही हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। वही हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर मान लिया मैं आपसे यहाँ पर कह दूँ इसी में, अगर मान लो मैं दूसरी पॉइंट लिखना चाहूँ कि मान ले a की पावर b है और मेरे पास c की पावर d है, ध्यान से समझना। अब मैं आपसे कहता हूँ कि जो a है वो बड़ा है किससे, c से। a है जो बड़ा है किससे, c से। तो अब मुझे बताना कि आधार जिसका बड़ा होगा वह संख्या भी बड़ी हो जाएगी, वह संख्या भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर आपके सामने कि 11 की पावर 15 और मैं बोलता हूँ यहाँ पर आपके सामने 7 की पावर 16। 7 की पावर क्या लिखा, 16। 11 की पावर 15 और 7 की पावर 16, ये मैं आपसे बोलता हूँ। तो बताना आधार किसका ज़्यादा है, आधार किसका ज़्यादा है। आपको ये 11, तो मुझे बताना ये वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखने हैं कि अगर a की पावर b और c की पावर d में से यानी कि जिसकी घात बड़ी होगी वह संख्या भी बड़ी होगी और जिसका आधार बड़ा होगा वह संख्या भी क्या होगी, बड़ी होगी। बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। बोलो इस बात में कोई दिक्कत है क्या। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो जाने चाहिए। इन दोनों पॉइंटों में आपको कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। दोस्तों चलते हैं, बढ़ते हैं, एक और पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। अगला जो पॉइंट है मेरा उस किस प्रकार से, ध्यान से समझना। मैं लिख दूं आपके सामने, बोलूं कि a की पावर b और b की पावर a, उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पर उल्टा सीधा कर दिया, यानी कि a की पावर b कर दिया और b की पावर क्या कर दिया, a कर दिया। अगर a की पावर b और b की पावर a की बात करता है और आपसे कह दे यहाँ कि जो b है ना वो a से बड़ा है, जो b है वो a से क्या है, बड़ा है। अगर b है जो a से बड़ा है, अब मैंने ये कौन सा वाला b लिया है, इस बात को ध्यान से समझना। ये कौन सा वाला b लिया है और कौन सा वाला a लिया है, ये मैंने लिया है दोस्तों घात वाला। कौन सा वाला लिया है, घात वाला लिया है। अब घात वाला जिसका ज्यादा होगा वह संख्या भी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन यहां पर ध्यान रखना a और b का मान कितने से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। 3 से छोटे पर ये चीज लागू नहीं होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे क्लियर है, मुझे बताना। तो फिर यहाँ पर घात कौन सी बड़ी है, b वाली। मैंने यहाँ घात की बात की है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर आपके सामने कि 5 की पावर 6 और 6 की पावर 5 में से बड़ा कौन सा होगा, तो आप ये देख लीजिएगा कि अगर ये उल्टा सीधा बन रहा है, यहाँ 5 की पावर 6 हो रहा है, यहाँ 6 की पावर 5 हो रहा है, तो मुझे बता देना लाडलों कि जिसकी घात ज़्यादा होगी वही हमारा आंसर, यानी कि वही क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसकी घात ज़्यादा हो गई तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपके सामने यहाँ 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 में अगर मैं बात करना चाहूँ, मैंने आपको कहा ना कि a और b का मान किससे बड़ा होना चाहिए, 3 से। अगर 3 से छोटा होगा, अब 3 से छोटा मैंने 3 और 2 ले लिया, बात समझ में आ रही है। अब बताना 2 की पावर 3 तो कितना होता है, 8 होता है। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। अब मुझे बताना यहाँ पर जिसकी घात ज़्यादा है, जिसकी घात बड़ी है, क्या वो बड़ा है, क्या वो बड़ा है क्या। ऐसा कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा आपके सामने कि यहाँ a और b का मान 3 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, 3 से छोटा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं। लेकिन अगर मान लो मैं इसी चीज़ को आपके सामने लिखूं यहाँ पर कि 4 की पावर 7 और 7 की पावर 4, तब मैं आपसे कह सकता हूँ सीधा सीधा कि जिसकी घात अधिक है वही हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे क्लियर है, कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं होना चाहिए कोई भी डाउट, क्योंकि ये चीज़ें आसान भी हैं। अभी मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा वहाँ पर आपको अप्लाई करवाना सिखाऊंगा, तब और चीज़ें अच्छी तरह से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं, एक और पॉइंट समझते हैं और फिर मैं आपको लेकर के चलूंगा क्वेश्चनों की तरफ। चलिए दोस्तों, अच्छा दोस्तों मुझे एक बात बताना, अगर मान लो आपके सामने कहीं ऐसा लिखा आ जाए 499 गुणा में 35 और मैं बोल दिया आपसे 499 गुणा में 45, 499 गुणा 35 और 499 गुणा 45, और अब आपसे पूछा कि बताओ कौन सा बड़ा है।
अब आपसे पूछे कि बताओ कौन सा बड़ा है, तो मुझे एक बात बताना, क्या आप ऐसी मूर्खता करोगे कि पहले इसको सर गुणा कर लो, फिर इसको गुणा कर लो, जो बड़ा आएगा वो बड़ा हो जाएगा? क्या आप ऐसी मूर्खता करोगे? क्या नहीं करनी है। यही तो चीज़ें वो समय बचाती है हमारा, कि कैलकुलेशन में टाइम कैसे बचाया जाता है दोस्तों, कि यही चीज़ें हमारा समय बचाती हैं। कैसे बचाती हैं? अब जो चीज़ समान है उसको तो काट दो, जो चीज़ समान है उसको काट दो, और जो बचा हुआ है मेरे पास उनसे देख लो कि कौन सा बड़ा है। अब 35 बड़ा है या 45, जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खोल दो, जो बड़ा है उसकी तरफ क्या कर दो, मुंह खोल दो। इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है आप लोगों को कि सर ऐसा कैसे कर दिया। मैं लिखूँ आपके सामने, मान लो यहाँ पर लिखा मैंने 3745, 3745 गुणा में 16, और मैंने लिखा यहाँ पर 3745 गुणा में 17। आप कहोगे कि अब बताओ, कि मैं पूछूंगा बताओ कौन सा बड़ा है, तो आप कहोगे सर इसको तो काट दो, ये समान है। अब इन दोनों में से जो बड़ा है वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जब मैं कैलकुलेशन करवाऊंगा ना, तो यहाँ ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। इन बातों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर है? चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अच्छा मुझे बताना, अगर मैं आपके सामने ये बोल दूँ कि एक तो है मेरे पास a की पावर x, और एक लिखा मैंने आपके सामने a की पावर y। एक तो मैंने लिखा a की पावर x और एक लिखा a की पावर y। अब मैं पूछता हूँ कि बताओ इनमें से बड़ा कौन सा होगा, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? a की पावर x और a की पावर y है, और हमारे पास ऑप्शन ये आ जाए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि a की पावर x व a की पावर y में से बड़े होने कौन सा बड़ा होगा, उसके लिए क्या शर्त होगी, कौन सा बड़ा होगा उसके लिए क्या शर्त होगी। अगर ऐसा सवाल आ जाए हमारे सामने और हमें कोई ऑप्शन दे दे, तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जिसकी घात अधिक होगी वही बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि आधार क्या है दोस्तों, इनका समान है। यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। अगर मान लीजिएगा कि x बड़ा है y से, तो ये बड़ा हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ y बड़ा है x से, तो फिर ये बड़ा हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होगे। जैसे मैंने लिखा आपके सामने यहाँ पर 7 की पावर 11 और 7 की पावर 15। अब मुझे बताना, आधार समान है तो जो घात बड़ी होगी वह संख्या भी क्या होगी, बड़ी होगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है दोस्तों? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको जो समझाया है छोटी छोटी चीज़ें, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको बताया कंपैरिजन ऑफ शर्ट्स आज पढ़ रहे हैं अपन। कंपैरिजन यानी कि तुलना करने, आरोही और अवरोही का मतलब समझा दिया मैंने आपको। यहाँ पर मैंने संख्याओं से, छोटे छोटे उदाहरणों से समझाया। अगर संख्या उलट जाती है तो उसको भी अपन क्या कर देते हैं, उलट देते हैं। उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिखने की प्रोसीजर बताई कि जिसके अनुसार हमें जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग अपन इसको लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको पहला नियम ये बताया कि a की पावर b और c की पावर d है। अगर d बड़ा है b से तो वो जिसकी घात यदि अधिक होगी वही बड़ा होगा, अगर जिसका आधार बड़ा होगा वही बड़ा होगा। समझ में आ रही है? उसके बाद मैंने आपको ये चीज़ समझाई, अगर उल्टा हो रखा है a की पावर b फिर b की पावर a हो रखा है, तो जिसकी घात अधिक है वही बड़ा होगा। लेकिन a और b का मान किससे बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। और 3 से छोटा हो जाता है तो ये चीज़ लागू नहीं होती है। बात समझ में आई कि नहीं है? उसके बाद मैंने आपको ये चीज़ समझाई है कि अगर चीज़ें समान हैं हमारे पास में, तो उन चीज़ों को, समान चीज़ों को काट देते हैं और उनमें से देख लेते हैं कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। अगर मैंने बताया कि आधार समान हो, तो आपको ये देखनी है कि घात किसकी अधिक है। जिसकी घात ज़्यादा होगी वही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, और जिसकी छोटी होगी वही क्या होगी, छोटी होगी। अगर मान लो एक गुणा की बात की, अगर आपके सामने ये चीज़ आ जाए, मैंने लिखा आपके सामने यहाँ पर 1000 प्लस में 1000 प्लस में 199, 1000 प्लस में 199। मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ 1000 प्लस में 299, 1000 प्लस में 299। बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। 1000 प्लस में 299। अब मैं आपसे कहूँ कि बताओ मेरे लाडलो कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो सर गुणा था इसलिए काट दिया। अरे नहीं, गुणा से मतलब नहीं है हमें। गुणा हो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, जो हमारे पास समान है उसको काट दो और देख लो कि बड़ा कौन सा, 199 बड़ा है 299। आप कहोगे सर 299, ये हो गया हमारा बड़ा। बात समझ में आ रही है? अरे कोई डाउट है क्या? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह के प्रश्नों में कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो मैंने आपके सामने लिखा यहाँ पर 500 माइनस में 48, और मैंने लिखा यहाँ पर 500 माइनस में 96।
96। अब बताना कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। अब आप कहोगे कि सर 500 से 500 काट दिया, यहाँ पर बचा 48, यहाँ बचा 96। मैं कहूँगा मेरे प्यारे मूर्ख बच्चों, आपने गलती क्या कर दी यहाँ पर, ये 48 नहीं बचा है, ये माइनस का 48 बचा है और ये माइनस का 96 बचा है। अब बताना मेरे लाडलों कि माइनस का 48 बड़ा होगा या माइनस का 96। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था पहली स्लाइड में कि जो ऋणात्मक संख्या बड़ी होगी वो तो छोटी होती है और जो छोटी होती है वो बड़ी होती है। तो बताना कौन सी संख्या बड़ी होगी मेरे पास है, -48 वाली। घटा करके देख सकते हो आप इस चीज़ को। 500 में से एक तो मैं 48 ही घटाऊं तो यहाँ तो बचेगा 452 हैं, और 500 में से 96 को घटाऊंगा तो यहाँ बचेगा कितना, 404। बोलो बात समझ में। आप बताना कौन सा बड़ा है, 452 बड़ा है या 404 बड़ा है। आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है। तो ये चीज़ टेंशन में नहीं आना, आसान था। इसे यहाँ पर छोटी संख्या आई थी, अपन ने घटा भी लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि रूल्स आपको समझ में आए होंगे। अब मैं एक एक करके आपको क्वेश्चनों किस तरीके से लेकर चलता हूँ। आज अपन 2 टाइप के, देखो मैंने बेसिक चीज़ें समझाई इसकी, और 2 टाइप के अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर आगे 3-4 टाइप के क्वेश्चन और बनेंगे, उसको अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। अपन क्लास को भी ज़्यादा लंबी नहीं रख सकते, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि कुछ यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, लिमिटेशन होती है, तो अपन उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि ये फर्स्ट मतलब कि नया चीज़ है, नई प्रोसीजर चल रही है। जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे अपने पास सुविधाएं बढ़ती जाएंगी, वैसे अपन क्या करते जाएंगे, क्लास का समय बढ़ाता जाएंगे। तो इस बात से घबराना नहीं है। अगर आपके पास 20 मिनट की क्लास आ रही है तो उसको भी आप शांति से, शिद्दत से उसी तरीके से देखो जिस तरीके से आप 1 घंटे की क्लास को देखते हो। समझ में आ रही है। अगर आपके पास 25 मिनट की आ रही है, 30 मिनट की आ रही है, जितने भी मिनट के समय की, जितने भी समय की क्लास आ रही है मेरे लाडलों, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करो। अपना परिवार जितना बढ़ेगा उतने ही मैं मोटिवेट होऊंगा, उतनी मेरे अंदर एनर्जी आएगी और उतना ही ज़्यादा मैं कंटेंट आपको देने की कोशिश करूंगा। आपके ही सहारे मैं हूं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। आपके साथ कभी भी किसी भी तरह का कोई धोखा नहीं होने दूंगा, कोई भी आपके साथ में गलत नहीं होने दूंगा। आपसे जो वादा किया है, जो प्रॉमिस की मैंने आपसे, वो सारी की सारी मैं इस चैनल पर अवेलेबल करवाऊंगा दोस्तों। चलिएगा, अब बढ़ते हैं अपन एक एक प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला टाइप का ये क्वेश्चन आता है, √2, √3, फिर रूट में 4 और 4। इसमें पूछ रहा है लार्जेस्ट नंबर, या लार्जेस्ट मतलब यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब समस्या हमारे सामने आ गई कि सर इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा। मैं टाइप टू टाइप चल रहा हूँ, पैटर्न को समझना और उसकी शॉर्ट ट्रिक्स को समझना दोस्तों। यहाँ पर तरीके वही रहते हैं, केवल चीज़ें बदलती हैं, इस बात का ध्यान रखना। अगर मान लो मैं आपसे बोलता हूँ केवल ये √2 रूट है, केवल इस रूट का मतलब होता है कि कोई भी अगर मेरे पास, चलो मान लो √x है तो इसकी पावर हो गई कितनी, 1/2। अगर मान लो यहाँ अंदर 3 लिखा दिया और मैं लिखता हूँ यहाँ पर x, तो इसका मतलब हो गया कि x की पावर कितनी है, 1/3 है। अगर मान लो यहाँ अंदर लिख दिया 4 और यहाँ लिख दूँ 5, सॉरी x, तो मैं लिखूंगा आपके सामने क्या कि x की पावर कितनी है, 1/4 है। एक तो इस चीज़ों का मतलब समझिए। अच्छा, जहाँ पर कुछ भी नहीं लगा होता उसका मतलब वहाँ पर अंदर कितना है, 2 है। वहाँ पर कितना है दोस्तों, 2 है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। वहाँ पर कितना है, जैसे मान लो यहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ कितना है, 2 है हमारा। समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अपने को, जैसे मान लो जो हमारे पास जो रूट होता है उसके अंदर जो संख्या होती है, जो रूट के अंदर जो मुड़ा हुआ हिस्सा होता है उसमें जो संख्या होती है उतनी उसकी 1/, में क्या लगती है, घात लगती है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं तरीका आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगले सवालों में मैं थोड़ा सा स्टेप खाने की कोशिश करूँगा। मुझे बताना मेरे लाडलों, यहाँ पर यह √2 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या 2 की पावर 1/2? क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 1/2? आप कहोगे कि सर हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। ये क्यूबिक रूट 3 है, तो मैं आपसे बोलता हूं, मैं लिख सकता हूं क्या यहाँ पर 1/3, 3 की पावर 1/3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। मुझे एक बात बताना, यहाँ पर 4 और इसके ऊपर तो मैं लिख सकता हूँ क्या इसको 1/4 की पावर 1/4। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। इतना काम करने के बाद अब आपको ध्यान क्या रखना, अगले सवालों में ये वाला स्टेप मैं खाऊंगा, ध्यान रखना इस बात का। इस वाले स्टेप को मैं बार बार नहीं लिखूंगा और आपको भी ऐसे ही समझना है, ऐसे ही करना है। अब मुझे बताना दोस्तों, यहाँ 1/2, 1/3, 1/4, 1/2, 1/3, अब साइड में लिख लो इसको 1/4। ध्यान से समझना, बताना इनका एलसीएम कितना आएगा। इनका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्त्य। समझाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा जब डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है, कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सभी संख्याओं का क्या चला जाए, भाग चला जाए। तो मुझे बताना ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, 12 होगी। क्या 12 से कोई छोटी संख्या है क्या, जो इन
चारों तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए? आप कहोगे कि सर नहीं है। अब इतना काम करने के बाद ये 12 हमारा क्या आ गया? एलसीएम। ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। 12 जो एलसीएम आया है उनको इन सभी से क्या कर दो? गुणा कर दो। उस एलसीएम को इन सभी से क्या कर दो? गुणा कर दो। एलसीएम को सभी से गुणा करने के बाद मुझे बताना, यहाँ बचेगा 2 की पावर 6, यहाँ बचेगा 3 की पावर 4, यहाँ बचेगा 4 की पावर 3। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा 2 की पावर 6 यानी कि 2 को कितने बार गुणा करेंगे लाडलो? 6 बार गुणा करेंगे। तो मुझे बताना ये तो बन जाएगा कितना? 64। 3 को 4 बार गुणा करूंगा ये हो जाएगा कितना? 81। और 4 को 3 बार गुणा करूंगा ये कितना हो गया मेरा? 64। 4 का घन भी कितना होता है? 64 होता है। बोलो बात हजम हुई कि नहीं हुई? कोई डाउट है क्या इसमें? अब आपसे पूछ रहा है लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो जो इनमें सबसे बड़ी है वह किसके साइज किस रूप से बनी है, वही हमारा आंसर होगा। ये 81 है सबसे बड़ा। 81 किस रूप से बना है? क्यूबिक रूट 3 से बना है। 81 किससे बना है? क्यूबिक रूट 3 से बना है। तो क्यूबिक रूट 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलो बात हजम हुई कि नहीं हुई? अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये इस तरीके से लिखने के बाद जो मेरे पास पावर में भिन्न बन रही है उनका अपन ले लेते हैं एलसीएम और उससे अपन क्या कर देते हैं? उसको गुणा कर देते हैं। उसके बाद आगे फर्दर अगर सोल्व करते हैं तो जो बड़ी होती है वो बड़ी होगी, जो छोटी होती है वो छोटी होगी। इस बात का ध्यान रखना है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे और सवालों का जब ट्रेंड चेंज होगा, मैं टाइप चेंज करूंगा तो वहां पर और चीज सीखने को मिलेगी आप लोगों को। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है कि आरोही क्रम में लिखना है इनको। किस क्रम में लिखना है? आरोही। आरोही का मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। बात समझ में आ रही है? तो आरोही क्रम में लिखने से पहले पहले ये तो पता लग जाए मुझे कि इनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। उसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया अभी? मुझे बताना यहां पर अंदर 4 है, यहां पर अंदर 2 है, यहां अंदर 3 है, यहां अंदर 4 है। अब आप देखो मुझे बताना यहां पर भी तो ऐसा ही था 2 3 4, तो मैंने भी यहां 2 3 4 का एलसीएम ही तो लिया है। स्टेप खाना सीखो, स्टेप बचाना सीखो आप दोस्तों। अगर आपने ये चीज सीख ली तो समझ लीजिएगा हमारा समय बच जाएगा। अब मैं आपको यहां पर क्या समझाना चाह रहा हूं, यहां 4 है अंदर, यहां 2 है, यहां पर 4 है। ध्यान दो यहां पर कितना है? 4। यहां पर 2 है, यहां पर 3 है और यहां पर 4 है। अब मुझे पता है कि 4 3 और 2 का एलसीएम लूंगा मैं। 4 3 और 2 का क्या लूंगा? एलसीएम लूंगा। 4 3 और 2 का जो एलसीएम आएगा, यहां जो एलसीएम मिलेगा मुझे वो कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। अब इस एलसीएम में जो इस रूट के अंदर, जो इस घूमे हुए भाग के अंदर जो हमारे पास संख्याएं हैं उसका भाग दे लो और उसकी घात में लगा दो। ये भी आप याद रख सकते हो। कैसे? जैसे ये 6 है, अब 6 के ऊपर मैं कितनी पावर लगाऊंगा? इसके अंदर जो संख्या उसका भाग दो। 4 का भाग दो 12 में, 12 में 4 का भाग दिया कितनी बार गया? 3 बार। 4 तिया 12। अब ये 2 है, अब 2 के ऊपर कितनी घात लगाऊंगा? यहाँ कितना है? 2 है, जिसके अंदर कुछ नहीं है और 2 है। ध्यान रखना 2 का भाग 12 में दूंगा, यहाँ कितनी लगेगी? 6। यहाँ पर है 4, अंदर 4, अब बाहर कितना है? 3, 3 का भाग दो, यहाँ पर कितना आएगा? बोलो 4। यहाँ पर अंदर 3 है और बाहर कितना है? 4 का भाग दो, 3 आएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? बताओ मैं यहाँ पर डायरेक्ट इस स्टेप पर पहुंच गया। मैं इतना काम यानी कि 1 2 3 स्टेप खा चुका यहाँ पर आपके सामने। 3 स्टेप बचा लिए मैंने एक ही चीज़ में। दोबारा से समझो, जो मेरे पास यहाँ रूट के अंदर जो मुड़े हुए भाग में संख्याएं होती हैं इनका अपन लेते हैं दोस्तों एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम। यानी कि सट्स के अंदर जो संख्याएं होती हैं उनका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम का भाग उस संख्याओं का, उस एलसीएम में उस संख्याओं का भाग दे दो, जो आएगा उसको पावर के रूप में रख दो। 6 का घन, 6 का घन कौन नहीं जानता? सब जानते हैं, 216। 2 की पावर 6 अभी अभी करके आए 64 है। 4 की पावर 4, 4 की पावर 4, 4 का घन 64 होता है दोस्तों। यानी कि 4 को 3 बार गुणा करूंगा तो 64, और 64 को एक बार और 4 से गुणा कर दोगे तो आप कितना जाएगा? 256। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि पावर आपको याद रख लेनी है। 3 का घन जो होता है वो कितना होता है? 27 होता है। कितना होता है? 27। अब मुझे बताना जो सबसे छोटा है वो छोटा रहेगा और जो सबसे बड़ा है वो बड़ा रहेगा। आरोही क्रम का लिखना है तो सबसे छोटा कौन सा है? 27 है। 27 किससे आ रहा है? 27 किससे आ रहा है? यहाँ पर अंदर 4 और अंदर यहाँ पर कितना है? 3 से आ रहा है। इससे बड़ा 64, 64 किससे आ रहा है? √2 से आ रहा है। किससे आ रहा है? √2 से आ रहा है। फिर 216 किससे आ रहा है? 4 √6 से आ रहा है। 4 √6 से आ रहा है। और 256 किससे आ रहा है? क्यूबिक √4 से आ रहा है। किससे आ रहा है? वो लोग क्यूबिक √4 से आ रहा है। आरोही क्रम में लिखना था, यानी कि पहले छोटा, फिर इससे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा ये, फिर सबसे बड़ा ये हो जाएगा। फिर सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये होता है इनका कौन सा क्रम दोस्तों? आरोही क्रम। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें अब समझ में आ चुकी होंगी, आनी पड़ेंगी, लाना पड़ेगा, समझ में आना पड़ेगा हमें, और कोई चारा नहीं है। नो अदर चारा, हमें समझना ही पड़ेगा पैटर्न को।
चलिए एक और क्वेश्चन से समझाता हूँ मैं। इसको भी आपको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में यानी बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखना अपने को। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए अब मुझे बताना, सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर बाहर जो संख्याएं ये कितनी कितनी है। यहाँ है 3, यहाँ है 4, यहाँ है 6 और यहाँ है 12। तो 3, 4, 6, 12, पहले इनका लो एलसीएम। आगे और सवाल जब चेंज करूंगा टाइप तो वहाँ एचसीएफ लेना है, यहाँ एलसीएम ले रहे हैं। ध्यान रखना, चीज़ें हमारी गिच पिच हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा मसाला हमारा एक तरह से मिक्स हो जाएगा। लेकिन मिक्स होने के बाद उन चीज़ों को अलग अलग पढ़ने में मज़ा ही कुछ और है। मैं आप कहोगे तो मैं आपके लिए आपका जैसे ये कॉन्सेप्ट समझाने के बाद सारे के सारे आज दो तरीके के 2 टाइप के क्वेश्चन आज समझेंगे, 2-3 4 टाइप के क्वेश्चन अपने कल की क्लास में समझेंगे। अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं सभी के एक एक दो दो प्रश्नों की सहायता से एक दिन अपन इसकी प्रैक्टिस सेशन लगा लेंगे ताकि हमारा सारा का सारा रिवाइज हो जाए। चलिए दोस्तों, एलसीएम बोलो कितना आया? 12। आप कहोगे कि सर एलसीएम कितना आ गया है? 12 आ गया है। आप कहोगे कि सर एलसीएम कितना आ गया है? 12। मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही है। तो अब मैं बोलूँगा कि बताओ मेरे प्यारे लाडलो, इस 3 की पावर कितना लिखूंगा? तो आप कहोगे सर 3 की पावर 3 का भाग 12 में तो 4। मैं बोलूँगा कि 4 की पावर कितना लिखूंगा? आपको 4 का भाग 12 में तो 4 तिया 12। मैं बोलूँगा 6 की पावर कितना लिखो? 6 का भाग 12 में तो 6 दूनी 12। 12 का भाग 12 में दिया तो 12 की पावर 1। आरोही क्रम पहले तो सोचा 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। 4 का घन कितना होता है? 64। 6 का स्क्वायर 36 और 12 का 12। आरोही क्रम यानी सबसे छोटा क्या है? 12 है। 12 किससे आ रहा है? रूट 12 12 से आ रहा है। किससे आ रहा है? रूट 12 12 से। इससे बड़ा कौन सा है? 36 है। ये किससे आ रहा है? 6 6 से आ रहा है। किससे आ रहा है मेरे लाडलों? ये आ रहा है हमारा किससे? 6 6 से आ रहा है। फिर इससे बड़ा कौन सा है? 64। ये किससे आ रहा है? 4 4 से आ रहा है। और फिर बाद में सबसे बड़ा है हमारे पास 81 और ये क्यूबिक रूट किससे आ रहा है? 3 से आ रहा है। और यही हमारा क्या होगा मेरे मित्रों? आंसर होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। इनमें अपन एलसीएम लेते हैं और आगे जब मैं आपको सेकंड टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां पर अपने को एचसीएफ महत्तम समाप्त प्रत्यय लेना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा। उसके लिए अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चनों पर। पहला सवाल, अब देखो दोस्तों, इन सवालों में आसानी से पहचान आप कर पाओगे कि यहाँ पर जो ये सवाल है मेरे पास रूट में दिए गए हैं, यानी कि वहाँ पर रूट लगा हुआ, करनी लगी हुई है, सर्च लगी हुई है। इनमें सर्च नहीं है, इनमें केवल पावर है। इनमें केवल क्या है दोस्तों? पावर यानी कि घात है। अब हमसे पूछ रहा है कि 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200 में हमसे पूछ रहा है सबसे छोटी। क्या पूछ रहा है हमसे? सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि यहाँ पर अब देखो, जो मेरे पास वहां पर पावर अपन मिलाते थे, यानी कि इस प्रकार से बनाने के बाद 1/2, 1/3, 1/4 लिखने के बाद इसका अपन क्या निकालते थे? एलसीएम। लेकिन अब मैं यहां पर क्या करूंगा मेरे लाडलों, जो मेरे पास है 250, ध्यान से समझना इस बात को। अब एक सवाल में समझा रहा हूं डिटेल से, अगले सवालों में नहीं समझेंगे अपन। 250 है, 150 है, 100 है और 200 है। इनका अब की बार हमें निकालना है एचसीएफ। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में चला जाए। छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का भाग जाए और बड़ी से बड़ी संख्या जिसका सभी संख्याओं में भाग जाए, जिसमें और जिसका ये दोनों का अंतर है। तो बताना ऐसी कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी जो इन सभी संख्याओं को विभाजित कर दे? आप कहोगे कि सर 50 है, क्योंकि 50 250 को विभाजित कर देगा, 50 150 को विभाजित कर देगा, 50 का भाग 100 में भी जाएगा, 50 का भाग 200 में जाएगा। 50 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन सभी को एक साथ विभाजित कर सके, इन सभी को एक साथ क्या कर सके? विभाजित कर सके। अब जो मेरे पास एचसीएफ आया है, इस एचसीएफ का भाग घात में देना है। अब बताना 2 का पावर क्या लिखूंगा? वही काम करना तो नया नहीं है। 2 की पावर 50, 250 में 50 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा बोलो? 5 बार। 3 की पावर 150 में 50 का भाग दिया 3 बार। 5 की पावर 100 में 50 का भाग दिया 2 बार और 200 में 50 का भाग दिया 4 बार, यानी 4 की पावर 4 आ गया। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें थोड़ा सा आपको समझने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन आसान है ये। क्लियर दोस्तों? बताना अब यहाँ पर 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। 2 की पावर 3 27, 3 की पावर 3 27 सॉरी, 5 की स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 4 की पावर 4 256। अब उनसे पूछा है सबसे छोटी क्या है? 25। 25 किससे आ रहा है? 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 किससे आ रहा है? 5 की पावर 100 से।
ये लो जी आंसर। बोलो कितनी आसानी से अपन आंसर दे पा रहे हैं। 5 की पावर 100 हमारा क्या होगा, बोलो आंसर होगा। अरे बोलो रे बोलो, नहीं तो अगर आप कहोगे कि नहीं सर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो बताओ हमें, तो मैं कहूँगा मेरे लाल, मेरे प्यारे लाल नीले धोले हरे काले सफ़ेद जो भी है तू, वो मुझे बताना। अगर मैं 2 को पावर 250 है, इसका मतलब 2 कितनी बार गुणा होगा, 250 बार गुणा होगा। 3 की पावर 150 का मतलब 3 150 बार गुणा होगा। 5 की पावर 100 मतलब 500 बार गुणा होगा। 4 की पावर 200 मतलब 200 बार गुणा होगा। क्या 4। अगर आप बेसिक से करना चाहते हो और अगर आपका टाइम पास नहीं हो रहा है घर पर और घर वाले आपको डांट रहे हैं, तो आप क्या करना, इस सवाल को लेके बैठ जाना, कॉपी पेन लेके हल करना शुरू कर देना, ताकि घर वालों को भी लगेगा कि हमारा लाडला या लाडली पढ़ रहा है और तुम्हारा भी काम हो जाएगा, तुम्हारे को डांट भी नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, जितना वक्त आप इसमें ख़राब करोगे, जितना वक्त आपने इसमें लगाओगे, उतना का उतना वक्त आपका गया वेस्ट। वो समय आपका कुछ भी काम नहीं आया। उससे बेटर अगर आप इस तरीके के 4 सवाल 5 सवाल और करते तो ये तरीका ही आपके दिमाग में सेट हो जाता। तो ध्यान रखना, समय को किस प्रकार से यूज करना है, कैसे हमें समय के साथ में आगे निरंतर बढ़ते रहना है। चलते हैं एक और प्रश्न की तरफ। अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, घटते हुए चलेंगे। अपन क्या करते हुए चलेंगे, घटते हुए चलेंगे। बताना लाडलो, यहाँ पर मेरे पास है 25। अब देखो लिख रहा हूँ मैं, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है वैसे। 25, 10, 15 और 20। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका जो HCF होगा मेरे मित्रों, वो क्या 5 ही होगा क्या? 5 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन सभी को विभाजित कर दे। 5 का भाग 25 में भी जाएगा, 5 का भाग 10 में भी जाएगा, 5 का 15 में, 5 का 20 में। 5 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। आप कहोगे सर 10 है ना, अरे भाई 10 है तो 10 मेरे 20 में जा रहा है, 25 और 15 में नहीं जा रहा। बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर है? कोई डाउट है क्या? आप कहोगे सर यहाँ पर 3 हो सकता है, लेकिन 3 तो केवल क्या नाम से 4 हो सकता है, लेकिन 4 तो किससे विभाजित तो कर रहा है, 20 को ही कर रहा है केवल। क्लियर है? आप कहोगे सर 15 हो सकता है ना, अरे भाई 15 15 को विभाजित कर रहा है यहाँ पर। 10 यहाँ पर 10 को और 20 को कर रहा है, सभी को नहीं कर रहा है। सभी को होनी चाहिए वो संख्या, सभी से विभाजित होनी चाहिए, यानी कि सभी को वो संख्या का भाग जाना चाहिए। बोलो अब यहाँ पर 2 की पावर कितनी लिखी जाएगी? 5 का भाग दे दो घात में 25, यानी 5 बार। 5 की पावर कितनी लिखूं? 2। 3 की पावर 3। 4 की पावर 4। हल करना कितना आसान है। 2 की पावर 5 32, 5 की पावर 2 25, 3 की पावर 9 27, 4 की पावर 4 256। अवरोही क्रम यानी पहले सबसे छोटा लिखूंगा, सबसे बड़ा। पहले सबसे बड़ा लिखूंगा तो सबसे बड़ा क्या है? 256। 256 किससे आया? 4 की पावर 4 से। 4 की पावर 4 किससे आई? 4 की पावर 20 से, यानी कि 4 की पावर 20 सबसे बड़ी होगी। फिर है उससे छोटा 32। 32 किससे आ रहा है? 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 किससे आ रहा है? 2 की पावर 25 से। तो ये लिखा मैंने 2 की पावर 25। क्लियर है? मैंने क्या लिख दिया? फिर इससे छोटा कौन सा है? 27। 27 किससे आ रहा है? 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 किससे आ रहा है? 3 की पावर 15 से। ये लो जी 3 की पावर 15। और सबसे छोटा है 25। 25 किससे आ रहा है? 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 का मतलब हो गया 5 की पावर 10। ये होता है मेरे मित्रों अवरोही क्रम। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। कोई डाउट है क्या इसमें? डाउट नहीं आना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, बहुत बेहतरीन सा। हमसे पूछा है सबसे छोटी, हमसे क्या पूछा है? सबसे छोटी। अब मैं यहाँ पर बार बार नहीं करूँगा कि HCF क्या होगा या क्या नहीं होगा। आपको सबको पता है कि HCF यहाँ क्या आने वाला है? 50। 200, 150, 250, 300 का HCF क्या आएगा? 50 आएगा। 50 का भाग इन सभी में देना है। देते हुए चलते हैं तो 7 की पावर बोलो 4 ही बनेगा क्या? 9 की पावर बोलो 3 ही बनेगा क्या? 6 की पावर बोलो 5 ही बनेगा क्या? और 5 की पावर बोलो 6 ही बनेगा क्या? बात समझ में आ रही है? सबसे छोटी पूछा है। अच्छा 7 की पावर 4 आपको याद होना चाहिए। 7 का घन 729 होता है, 7 की पावर 4 होती है 2401। 9 की पावर 3 यानी कि 9 का घन कितना होता है? 729। 9 का घन कितना होता है? बोलो 729 होता है। हमसे सबसे छोटी पूछ रहा है। 6 की पावर 5 को यानी कि 6 को 5 बार गुणा करूंगा, 6 को 5 बार गुणा करूंगा, बहुत ज़्यादा चला जाएगा। अच्छा इन दोनों को देखकर आपके कुछ हो रहा है क्या? आप कहोगे कि सर हाँ हो रहा है। 6 की पावर 5 और 5 की पावर 6 में बड़ा कौन सा होगा? आप कहोगे कि सर ये बड़ा होगा जिसकी घात क्या होगी? अधिक होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे कोई डाउट है क्या? नहीं है। हमसे लेकिन सबसे छोटी पूछा है तो 2401, 729 और इनका मान भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो सबसे छोटी बोलो कौन सी हो जाएगी? 729 हो जाएगी। और 729 किससे बन रहा है? 9 की पावर 3 से। और 9 की पावर 3 किससे बन रहा है? 9 की पावर 150 से। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैं उम्मीद
उम्मीद करता हूँ मेरे मित्रों, मेरे लाडलों, मेरे लड्डुओं, इतना बात आपको समझ में आई होगी। मैं आपसे केवल कह रहा हूँ, मैंने आपको इसका बेसिक पढ़ाया है। बेसिक पढ़ाने के बाद मैंने अच्छा ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ये क्वेश्चन है मेरे लड्डुओं के लिए कौन सा वर्क है, होमवर्क है। और इसमें मैं समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सत्य है। सत्य का मतलब है कि ये वाला पहला सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा सही है, तीनों सही है या फिर एक सही है या दो सही है। बात समझ में क्लियर है दोस्तों। हल कैसे करना है मैं आपको सिखा चुका हूँ। पिछले जो मैंने आपको फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन करवाया था उसी से ये सवाल होने वाला है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों किसका आंसर क्या बनता है। ये आपके लिए होमवर्क है और उसके बाद में मैं आपको इसी प्रश्न से मैं कल की क्लास को शुरू करने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं मेरे मित्रों कि आज का जो सेशन हमारा है कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स, ये अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा चुका हूँ। ये मैंने आपको 2-3 यहाँ पर रूल पढ़ाए हैं इन चीज़ों के। उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर नियम पढ़ाने के बाद मैंने यहाँ पर एक प्रश्न की बात की थी दोस्तों। 2 टाइप के प्रश्न आज की क्लास में पढ़े हैं। ध्यान रखना, अगर पावर बटा में बन रही है तो उनका अपने को निकालना है क्या, एलसीएम। और घात अगर बटा में नहीं बन रही है, पूर्ण संख्या बन रही है तो उनका निकालना अपने को क्या, एचसीएफ। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओनी डाउट? मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना है, अपना ख्याल रखना है और अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। आपको समस्याओं से नहीं डरना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना ही करना है दोस्तों। वो अपने लिए इतनी मेहनत करते हैं, सारे दिन भर धूप में जलते हैं, तब जाकर के 2 पैसे हमारे घर में आते हैं और उन 2 पैसों से हमें पढ़ा पाते हैं। तो उनके सपनों को साकार करना ही करना है, उनके सपनों पर पानी मत फेर देना दोस्तों। इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। खुद के लिए ना सही, उनकी खुशी के लिए कर लेना और अपने फ्यूचर के लिए कर लेना दोस्तों। ध्यान रखना, भविष्य आपका ही सुधरने वाला है और आपका ही बिगड़ने वाला है। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपना भविष्य अंधकार की तरफ लेकर के जाते हो या उजाले की तरफ लेकर के जाते हो। बात समझ में आ रही है? एक महान हमारे जो मिसाइल मैन जिनको कहा जाता है, वैज्ञानिक राष्ट्रपति जिनको कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम कौन नहीं जानता दोस्तों, सब जानते हैं। उन्होंने एक ही बात कही थी कि मेहनत करने वाला इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाला छोड़ जाता है। तब आप देख लीजिएगा दोस्तों, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। घर पर रहना है, अपने अपने परिवार का ध्यान रखना और अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। चलिए साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, फ्रेंड्स के साथ कर देना दोस्तों शेयर और आपके अपने चैनल मैथ्स विद जीएस को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए टाइप के क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल मैथ्स विद जीएस। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, माय लाडलों। बात को समझना और चीज़ों को अच्छी तरह से करते हुए चलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट एपिसोड।